welcome. You're here with us on India Revival Mission. I am Hina Gambhir. This is the grand finale, the final episode of India Revival Mission. And we are joined by Minister of State for Finance, Mr. Anurag Thakur. Who better to end this wonderful series wherein we discuss the impact of coronavirus on several sectors in the country, on the economy, and what is it that the government can really do to help these sectors come back on their feet. Mr. Thakur, thank you very much for speaking with us here on Times Now. अगर हम पिछले एक साल की बात करें और मार्च में ही कोरोना वायरस की जो परेशानी है, पैंडेमिक है, वो शुरू हुआ था। अभी मार्च में एक तरह से दूसरी वेव आती हुई नज़र आ रही है, केसेस फिर से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि इंडिया के इस रिवाइवल मिशन पर क्या फ़र्क पड़ सकता है अगर ये केसेस इसी तरह से बढ़ते रहे? पहली बात मैं कहूँगा, पिछले साल मार्च 2020 में जब संकट दुनिया के सामने आया, भारत में लॉकडाउन हुआ, एक चुनौती ये थी कि किसी को पता नहीं था वायरस का इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे इसको ट्रीट करना है। आज एक वर्ष के बाद हम ये कह सकते हैं, भारत ने कोविड वैक्सीन भी बनाई, 75 के लगभग देशों को वैक्सीन भी दी, और जो वासुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, उस पर भी हम खरे उतरे हैं। भारत के 138 करोड़ भारतीयों को भी वैक्सीन देने का काम, दुनिया को देने का काम भी किया। साथ ही साथ पिछले वर्ष हम एक पीपी किट भी नहीं बनाते थे, नेट इंपोर्टर थे, आज हम दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। तो बदलाव देखा है आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से जो हुआ। अर्थव्यवस्था को पिछले साल कमी आई, धक्का पहुंचा लॉकडाउन के कारण, लेकिन पिछले 6 महीने आप देखेंगे जो हमने कदम उठाए थे लॉकडाउन के समय, जो रिफॉर्म्स लेकर आए और जो सहायता की थी, 29 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज 15% जीडीपी का दिया था, उसका लाभ ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में उद्योगों को भी बल मिला और इकोनॉमिक रिकवरी जो देखी गई। अगर आप जीएसटी कलेक्शन की ही बात करें तो हर महीने अक्टूबर से लेकर मार्च तक 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रही, और मार्च में तो आज तक की सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन रही। ये अपने आप में दिखाता है कि बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जो बात आपने अभी की बहुत गंभीर है कि सेकंड वेव जो कोरोना वायरस की आ रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर कोई गलती करेंगे तो नंबर्स बढ़ जाएंगे, और कहीं ना कहीं अगर मजबूर होना पड़ता है किसी सरकार को लॉकडाउन करने के लिए, तो हमारा जो चेन है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लाई चेन है, इन सब पे जब फ़र्क पड़ता है तो कुल मिला के आपकी अर्थव्यवस्था को फ़र्क पड़ता है। तो हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि केसेस कम हो। जो हमने पहले भी कहा था, मास्क पहन कर रखें, 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को साफ करते रहें, और अब जिनको क्वालिफाई करते हैं वो कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और भारत आज एक दिन में 30 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन एक दिन में लगा रहा है। 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीन लगा चुके हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते हैं ज़्यादा, तो कुछ सरकारों को या कुछ ज़िलों में ऐसा भी है कि उस पर मजबूरी हो सकती है। लेकिन उससे पहले टेस्टिंग ज़्यादा हो, क्वारंटाइन लोगों को किया जा सके, या माँ करके उन एरिया को जैसे हमने पहले काम किया उस तरह से, और सोशल गैदरिंग्स कम भी हो तो उसका भी लाभ मिल पाएगा। जी, तो आपने बहुत सारे पहलुओं के बारे में बात की है, उन पर जाएंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले वाइट पेपर के बारे में बात करने से पहले भी एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, क्या सरकार कहीं ऐसा सोच रही है कि जो पिछले साल का लॉकडाउन हमने देखा था, 21 दिन से शुरू हुआ था, फिर आगे बढ़ा दिया गया था, क्या उसको वापस लाने का कोई विचार हो रहा है? क्योंकि पिछले साल जब हमने पहली वेव देखी थी तब 1 लाख केसेस नहीं पहुंचे थे पीक पर भी, 17 सितंबर की अगर हम बात करें। अभी 1,26,000 केसेस के करीब दिन आ रहे हैं, और अभी तो ये सेकेंड वेव से शुरू हुई है। तो क्या सोच विचार है सरकार के मन में? क्या कंप्लीट लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ रही है, पड़ सकती है? देखिए, पिछली बार भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके निर्णय लिए थे, और हम सब लोग मंत्री भी बात करते थे, हर राज्य में अलग अलग जिलों तक में बात करते थे, मंत्रियों से, अधिकारियों से, आम व्यक्ति से, कि कैसे जागरूकता फैलाई जाए, कैसे नीचे तक सुविधाएं पहुंचाई जाए। पिछले 1 वर्ष में कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है। जैसे मैंने कहा, 5 लाख से ज़्यादा पीपी किट्स हम एक दिन में बनाने की क्षमता बना दी, देश को, दुनिया को देने का काम किया।
कोविड वैक्सीन हम बना रहे हैं अपने देश के लिए, बाकी दुनिया के लिए भी। उसी तरह से हॉस्पिटल की कैपेसिटी को भी बढ़ाया है, लेकिन इतने बड़े देश में जितनी भी आप कैपेसिटी बिल्ड कर लेंगे वो पर्याप्त नहीं हो सकती अगर नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जाएंगे। इसलिए सभी राज्यों को प्राथमिकता ये रखनी चाहिए कि नंबर ऑफ़ केसेस कम हो, समाज को भी सरकारों को भी उसमें बल देना है। और मुझे लगता है लॉकडाउन की दिशा में नहीं जाना चाहिए, जिसके कारण आपका पूरा सप्लाई चेन रुक जाता है और वापस रिवाइवल करते करते बड़ा लंबा समय लगता है। इसलिए लोगों को भी ये समझना होगा कि आवश्यक हो तभी बाहर निकलें, और बाहर भी निकलें तो अपने आप को बचाने को और देश को बचाने का काम करें। हमें कोरोना को हराना है, भारत को जिताना है, और ये सबको समाज सरकार को इकट्ठे मिलकर लड़ना है। इंडिया रिवाइवल मिशन करने के बाद हमने एक वाइट पेपर निकाला है जिसमें जितने भी पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों से जब बात की तो उन्होंने 4 रिकमेंडेशन दिए हैं। पहला, एम्पावरिंग लो स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही। दूसरी बात उन्होंने की है डोमेस्टिक कंजम्पशन जो ड्यूरेबल्स की है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। तीसरी रिकमेंडेशन है रीफाइनेंसिंग वाया कोविड बॉन्ड्स, और चौथी है पब्लिक इन्वेस्टमेंट को फर्दर स्ट्रेंथन करना। आप किस तरह से देखते हैं इन 4 रिकमेंडेशंस को? मैं स्वागत करता हूं इनका, और अगर आप हमारे पिछले बजट को भी देखेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करते हैं या पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो उसमें हमने 34.5% की उसमें बढ़ोतरी की है। दिस ईयर वी आर स्पेंडिंग क्लोज टू 5.5 लाख करोड़ रुपीज़ एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय 5.5 लाख करोड़ का हम कर रहे हैं, एंड इट विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ 2.5 टाइम्स। सो 2.5 गुना ज़्यादा जब मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है तो उसका एक जॉब क्रिएशन में भी दिखेगा, आधारभूत ढांचा भी बढ़ेगा। दूसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे हमने बहुत बल पहले भी दिया मोदी सरकार आने के बाद, और पिछले समय जब कोविड के टाइम पर कैश जो लोगों के खातों में जमा कराया वो भी लगभग 70,000 करोड़ से ज़्यादा सीधा करवाया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपये की अन्न और धन की सुविधाएं दी गई। लोगों को भूखा ना मरना पड़े उसलिए अन्न भी और दालें भी दी गई। ये सब करके दिया, और इस तरह से जब व्यापार बंद ना हो और व्यापार आगे बढ़े तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपये हमने बैंकों के माध्यम से दिया। बैंक वाले फ़ोन कर कर के लोगों को बुलाते थे कि आपको 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल मिलेगी। और आज भी जब मैं देश भर में जाता हूं तो लोग कहते हैं पहली बार हुआ है कि बैंक के लोगों ने बुलाकर कहा कि आपके लिए 20% पैसा अधिक मोदी जी ने भेजा है, आपको ना ज़मीन देनी ना घर गिरवी रखना है। और इसका एक बड़ा लाभ मिला जिसके कारण आपकी अर्थव्यवस्था में तेज़ी आई, और जब लोगों के खाते में पैसा गया तो उनकी खरीदने की शक्ति बढ़ी, क्रय शक्ति जिसको हम कहते हैं। अगर आप देखेंगे मनरेगा में कांग्रेस के टाइम पर 30,000 करोड़ खर्च होता था, पिछले वित्तीय वर्ष में हमने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च किया है। ये अपने आप में दिखाता है कि लोगों को गांव में भी सुविधा मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने ना एग्रीकल्चर को बंद होने दिया है और ना जो रूरल डेवलपमेंट के केसेस थे उसमें भी हमने ग्रामीण विकास में कोई कमी नहीं लाई। सड़कें बनते गए, घर बनते गए, जिसके कारण उनकी आय बढ़ी। और इसलिए आपने देखा होगा FMCG सेक्टर में भी अगर सेल ज़्यादा हुई, लोगों ने खर्च ज़्यादा किया, तो उसका एक बड़ा कारण था। आज भी हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च करने जा रहे हैं, सड़कें बनाने के लिए, रेलवे के लिए, जल जीवन मिशन के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी 2.25 लाख करोड़ रुपए के लगभग का बजट इस साल रखा है, जो पिछले साल से 137% ज़्यादा है। तो रिवाइवल हेल्थ केयर की तरफ हो, इकोनॉमी की तरफ हो, इस सबका एक इम्पैक्ट आता है। जब सरकार खर्च ज़्यादा करती है तो उससे प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है और आम आदमी की आय भी बढ़ती है और खरीदने की शक्ति भी बढ़ती है। विपक्ष का कहीं ना कहीं ये कहना है कि जितने भी आपके मिनी बजट्स कहें या फिर बजट में भी जो आपने अनाउंसमेंट की है, हेल्थ केयर पे जैसे एम्फेसिस दिया है, कहीं ना कहीं या तो उन लोगों के लिए है जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में आते हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, या फिर इंडस्ट्री को भी काफ़ी फ़ायदा मिला है, मिडिल क्लास को कहीं शायद ये सरकार भूल गई है। आप किस तरह से देखते हैं इस क्रिटिसिज्म को? देखिए, मुझे लगता है जब विपक्ष को पहले लगा कि कहिए कि खाते में पैसा डालिए या कहते थे पैसा दीजिए, कैश दीजिए, हमने बैंक अकाउंट भी खुलवाए और सीधा पैसा बैंक खातों में डलवाया। विपक्ष के लोगों की जब सरकार थी उस समय पैसा नीचे नहीं पहुंचता था, पैसा खा लिया जाता था, चाहे मनरेगा थी या सोशल वेलफेयर स्कीम्स थी। हमने जनधन आधार, इसको आधार बनाते हुए
लोगों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफ़र कराया। आज कोई 1 रुपया भी नहीं खा सकता है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता, जवाबदेही हम लेकर आए हैं। हमने सिस्टम को अकाउंटेबल बनाया है एंड दैट इज़ वाई वी आर नोन फॉर गुड गवर्नेंस। सुशासन के लिए भाजपा जानी जाती है। बट व्हाट हैव यू डन फॉर मिडिल क्लास? दैट्स अनदर क्रिटिसिज्म। अभी पीएफ होम, उसमें भी आपने जो है टैक्स लगा दिया, सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम दैट इज देयर। स्मॉल सेविंग्स, सडनली द रेट्स वर कट शार्पली, ऑफ कोर्स द ऑर्डर वाज विथड्रॉन लेटर। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसमें ये कहूँगा, जब किस्तें वापस करने की बात थी बैंक लोन की, 6 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड हमने दिया। ईपीएफ का पैसा, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड का पैसा, जो कर्मचारी भविष्य निधि भी आप उसको कहते हैं, उसमें भारत सरकार ने 12% एम्प्लॉयर का, 12% एम्प्लॉय का, 24% पैसा 6,750 करोड़ रुपये का प्रावधान करके कोविड के समय उनके खाते में पैसा भी जमा करवाया। अब अगर किसी के रोजगार ना जाए, हमने उसके पूरे प्रयास किए। किसी का चला भी गया, अब उसको वापस नौकरी पे रखना है, तो हमने कहा कि अगले 2 साल तक भारत सरकार वो पैसा जमा करवाएगी। एक तो ये बड़ी राहत है। तो इसी तरह से हमने मदद की है मिडिल क्लास की भी, बाकी तरफ को भी और यहाँ पर भी। स्मॉल सेविंग स्कीम्स की अगर बात करें तो बहुत ही बड़ी खबर हो गई थी। क्या पब्लिक आउटरीच की वजह से वो ऑर्डर को विड्रॉ किया गया कि वाकई में ओवरसाइट थी? वित्त मंत्री जी ने उसमें अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। और अब विपक्षी कह रहा है कि जैसे ही 2 मई आएगा, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि क्वार्टरली रिवीजन होता है, तो ये फिर से गिर जाएगा। देखिए, हर निर्णय समय समय पर होता है और सरकारें समय समय पर निर्णय करती। किसने सोचा था कि पिछले साल मार्च में हम बजट अभी ख़त्म नहीं हुआ था और अगले 4-5 मिनी बजट लाने की बात हो? समय क्या है, डिपेंड ये करता है कि कोविड की सिचुएशन देश में कैसी रहती है, दुनिया में डिमांड कैसी रहती है। बहुत सारी चीज़ें बहुत और पहलुओं पर निर्भर करती है। कोविड सिचुएशन के अलावा जो ग्लोबल डिमांड है वो क्या है। अब किसने देखा था सुएज़ कैनाल में कोई शिप फंस जाएगा तो डिसरप्शन हो जाएगी, सप्लाई चेन रुक जाएगी। तो इफ यू कांट फोरसी दीज काइंड ऑफ थिंग्स, सो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग ऑन दिस। काफ़ी बार आपने बात की है, जो आप पैकेजेस लेकर आए थे, मिनी बजट्स हमने उन्हें कहा था, तो क्या अभी भी कुछ ऐसी बातचीत शुरू हो गई है सरकार में कि अगर स्थिति इसी तरह से ख़राब होती रही तो शायद कुछ ज़रूरत पड़ेगी कुछ और रिफॉर्म्स की या मिनी बजट्स को लाने की? देखिए, फिस्कल प्रूडेंस के लिए मोदी सरकार जानी गई। हमने लगातार 2014 से लेकर 2019 तक फिस्कल डेफिसिट को कम करते लेकर आए और जब हमें ज़रूरत पड़ी कि देश को ज़रूरत है, हमने और पैसा लेकर भी आम आदमी को उसकी सुविधा पहुंचाई। लेकिन इस बार के बजट में ट्रांसपेरेंट बजट, पारदर्शी बजट की अगर मैं बात करूं तो खुली चुनौती देकर कह सकता हूं, पिछले कई वर्षों से ये बजट बहुत ही पारदर्शी था। समाज के हर वर्ग ने, हमारे जो क्रिटिक थे उन्होंने भी प्रशंसा की कि मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। एक और टैक्स नहीं लगाए, असली फिस्कल डेफिसिट की फिगर्स को बताया और फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पे हमें 2026 तक कैसे जाना है वो पाथ भी देश को बताया है। तो ये कदम बड़े मोदी जी ही कर सकते थे, उनके ही नेतृत्व में हम लोग कर सकते थे। और मैं देश को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, भारत की इकोनॉमी की रिकवरी भी अच्छी है। जीएसटी कलेक्शन को देखें, जीडीपी के नंबर्स को देखें और आने वाले की जो प्रोजेक्शंस आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आरबीआई और बाकी सब ने की है डबल डिजिट ग्रोथ की, हम सब वो कदम उठाएंगे कि लगातार भारत आगे बढ़े, डबल डिजिट ग्रोथ हो। वी वांट टू बी द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, वी वांट टू हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्किल्ड वर्क फोर्स। तो एक इकोनॉमी हमारी तब आगे जाएगी जब मैन्युफैक्चरिंग को और बल मिलेगा, सर्विसेज सेक्टर और आगे बढ़ेगा। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर ने लॉकडाउन के समय बहुत अच्छा किया, हम देश के किसानों के बहुत आभारी भी हैं। जॉब्स एक और मुद्दा है जिस पे विपक्ष ने कई बार सवाल उठाया है। कोरोना वायरस से, पैंडेमिक से पहले से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया था जॉब्स को लेकर उसे नहीं निभाया है। देखिए, मैं कहूँगा एक तो फिगर्स देखनी चाहिए जो ईपीएफ ने भी दी है, जो नई रजिस्ट्रेशंस हुई हैं वो अपने आप में बहुत प्रकाश उस पर भी डालती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप मुद्रा लोन्स को देखेंगे, ईसीएलजीएस के माध्यम से पैसा देखेंगे, जो एग्जिस्टिंग भी थे और जो नए को भी दिया गया, बहुत सारे नंबर से कितना बड़ा नंबर सामने आता है कि लोग स्वरोजगार और कारोबार की ओर आगे बढ़े हैं। बहुत बड़ी शिफ्ट आई है। एक आप देखिए,
मैं अगर इसको आम भाषा में कहूँ तो रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार और आविष्कार, ये बहुत बड़े पहलू हैं जिससे आपको काम करने के अवसर मिलते हैं। रोजगार कुड भी सरकारी, गैर सरकारी, कुछ भी हो सकता है। स्वरोजगार में आप लोग अपना काम धंधा शुरू करते हैं, बड़े कारोबार से लेकर छोटे कारोबार तक करते हैं। आविष्कार के अवसर भी हम पहले तो गूगल मैप्स देखते थे, लेकिन अब जिस तरह से हमने रिफॉर्म्स लेकर आए, हिस्टोरिक रिफॉर्म्स लेकर आए, कोविड के समय आपदा में अवसर देखने का काम किया है। एग्रीकल्चर हो, डिफेंस प्रोडक्शन हो, स्पेस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग से लेके माइंस एंड मिनरल्स की बात की हो, कोल की बात की हो, सारे सेक्टर्स को खोलने का काम मोदी सरकार ने किया है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ ही रहे हैं। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा खर्च करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, तो उससे रोजगार उत्पन्न ही होंगे, कम नहीं हो सकते हैं। अब जब आप कल्पना कीजिए कि 11-12 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा, तो क्या उससे जॉब क्रिएशन नहीं होगी। तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लगाते रहना चाहिए, और हमें भी उससे और ज़्यादा बल मिलता है और अच्छे कदम उठाने का। हम आगे और कदम उठाएंगे ताकि हिंदुस्तान के युवा को और रोजगार, स्वरोजगार के अवसर मिल सके। Another important thing that I want to talk to you about is the issue of petrol and diesel. रेट लगातार बढ़ते चले जा रहे थे 26-27 फरवरी तक, लेकिन उसके बाद से अचानक से रुक गए। अभी 3 दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने रेट को कम भी किया है। फिर बात शुरू हो गई है कि अगर जीएसटी में लाएंगे पेट्रोल डीजल को तभी कुछ समाधान होगा इसकी पेट्रोल और डीजल के टैक्स रेट का। कब तक हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई टाइमलाइन है? क्योंकि ऑयल मिनिस्टर 2017 से कह रहे हैं कि यही सोल्यूशन है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इस साल भी बोल दिया कि यही सोल्यूशन है। तो क्या हो रहा है इस पूरे मामले में? पहली बात मैं कहूँ कि जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं, या स्पिरिट्स की हम बात कर लें, मोटर स्पिरिट्स की बात कर लें, इसके ऊपर राज्य की सरकारें भी और केंद्र सरकार भी टैक्स लगाती है। और अगर दोनों चाहें तो इसको जीएसटी काउंसिल में डिस्कस भी कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई मामला पेंडिंग वहाँ पर नहीं है। और अगर आने वाली जीएसटी काउंसिल में इस पर चर्चा होती है तो हम लोग बड़े खुले मन से विचार करने के लिए तैयार हैं। हम तो जीएसटी को लाए हैं ताकि एक देश एक टैक्स और एक मार्केट हो सके। हम तो उसको बल देने वालों में से, हम उसमें से पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, लेकिन राज्यों को भी आगे बढ़कर आना होगा। एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे, ये है क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में, जो पिछले सेशन में पार्लियामेंट में आना था लेकिन आया नहीं है। क्या इस पर काम चल रहा है अभी, और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं अभी देश में भी जो इंतज़ार कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी बिल का। क्या इसे इलीगल कह दिया जाएगा जो बिटकॉइंस और बाकी के प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं? देखिए, पहली बात मैं कहूँ कि पिछला पार्लियामेंट सेशन थोड़ा कर्टेल कर दिया गया, क्योंकि अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज़ का था कि 5 राज्यों में चुनाव है, इसको छोटा किया जाए। दूसरा मैं कहूँ कि डिजिटल करेंसी को लेकर हम बहुत ओपन हैं, और डिजिटल इंडिया की बात तो नरेंद्र मोदी जी करते ही हैं। हमने हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को लाने का काम किया है। भारत की अपनी डिजिटल करेंसी हो, उसकी और आरबीआई भी काम कर रहा है, और भारत सरकार ने भी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी एक बनाई थी जिसमें सेक्रेटरीज़ का समूह बना, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी उस पर दी है। मैं यहाँ तक 2 बातें आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक तो टेक्नोलॉजी की बात आती है, ब्लॉकचेन है या कोई और टेक्नोलॉजी है, आपको किस टेक्नोलॉजी पे जाना है वो हमें तय करना है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी के अलावा बहुत सारी और करेंसी, अगर मैं बात करूँ कि आप कहेंगे बिटकॉइन है, ये है, वो है, तो तरह तरह की करेंसी दुनिया भर में है। लोग उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते होंगे। एक बार जब आरबीआई ने उस पर प्रतिबंध लगाया तो सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद निर्णय भी आया। लेकिन इस बिल में उन सब विषयों को ध्यान में रखकर निर्णय किया जाएगा। भारत सरकार इसको बिल्कुल खुले मन के साथ विचार करके आएगी। एक बात जरूर आपको समझनी होगी, ये जो फ्लक्चुएशन है, मान लीजिए बिटकॉइन का एक रेट $2000 आज था, तो या कुछ महीने पहले था, आज $60,000 के लगभग हो जाए, तो क्या इतनी फ्लक्चुएशन फिएट करेंसी में कहीं होती है? तो क्या इससे जो इन्वेस्टर है उस पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? तो इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन भी कैसे हो, इसको भी ध्यान में रखना है। और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, जब इस पे चर्चा पार्लियामेंट में होगी तब उस पे करेंगे। लेकिन एक बात मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, हम टेक्नोलॉजी के पक्षधर हैं और सभी विकल्पों पर बड़े खुले मन से विचार करते हैं। एक और सवाल इस वक्त जो खड़ा हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन का सीजन भी चल रहा है और
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, उनके ऑफिशियल्स के द्वारा तमिलनाडु के कई इलाकों में रेड्स हुई हैं, तो सवाल ऑपोजिशन ये खड़ा करती है कि कहीं ना कहीं सेंटर मिसयूज करता है अपनी एजेंसीज को। एजेंसीज आर इंडिपेंडेंट टू एक्ट एज पर लॉ। पूरी तरह से स्वतंत्र हैं हमारी एजेंसीज, किसी भी तरह के कदम उठा सकती हैं। जहां उनको लगता है कि पैसे का कोई ब्लैक मनी है या कोई और धन इस तरह का है जो अनअकाउंटेड मनी है, तो उसको जैसे उनको इनपुट्स मिलती वैसे वो कार्रवाई करती हैं। इसमें हमें भी जानकारी नहीं होती कि ये एजेंसीज कब किसके ऊपर दबिश करने वाली हैं। चाहे वो जीएसटी के फ्रॉड्स पे आप देखें, पिछले 5-6 महीनों में जो कार्रवाई हुई उसका एक दूसरा लाभ ये मिला, ईमानदार टैक्स पेयर को आसानी से काम धंधा करने का अवसर मिला, और जो चोरी करने वाले थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो भारत के खजाने में टैक्स भी ज़्यादा आया। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा लगातार 6 महीने पहली बार आया जब से हमने जीएसटी कलेक्शन पर कार्रवाई करनी शुरू की, जो लोग चोरी करते थे। इसी तरह से हमने जो इनकम टैक्स भरते हैं उनके लिए फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील, और यहाँ तक कि अगर जो छोटे टैक्स पेयर थे उनकी जो दिक्कतें थी उसको भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के माध्यम से हम उस पर ख़त्म करने जा रहे हैं। एक सुविधा वो भी दी है। तो हम तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जो चोरी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, चाहे इलेक्शन हो या नॉन इलेक्शन पीरियड हो, उस समय वो करनी बनती है। ओके, तो उसको इलेक्शन से लिंक नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। देखिए, इससे पहले कुछ फिल्म स्टार्स पर, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर पर हुए, तो आप ये क्यों देखकर करते हैं कि किसी ने कहा जी देखिए ये बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो कार्रवाई हुई। आप 4-5 साल पहले, 7 साल पहले देखिए, जब यूपीए की सरकार थी तब भी इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। नहीं, उनका ये कहना है कि बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई ऐसी नहीं होती है, सिर्फ विपक्ष के नेता या उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उन पर ही ज्यादा कार्रवाई की जाती है। अगर हमारे लोग कोई कैश लेते देते नहीं या कुछ अनअकाउंटेड कैश रखते नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो? तो जहां पर किसी ने किया होगा, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, कहीं पर भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होती। All right, Mr. Thakur, it was a pleasure talking to you. Thank you very much for speaking with us here on India Revival Mission. Thank you. Thank you.